इंसान और कुत्ते की वफादारी की एक नई कहानी सामने आई है। कहानी हिमाचल प्रदेश के चंबा से आई है, जहां पर एक पालतू कुत्ता 4 दिनों तक एक शख्स के शव के पास बैठा रहा और उसकी रखवाली करता रहा। 13 साल के विकसित राणा और 19 साल के पीयूष चंबा में हो रही भारी बर्फबारी में फंस गए थे और इसी बर्फबारी में फंसने के चलते उनकी जान चली गई। पीयूष के पास उनका पिटबुल भी था, जो 4 दिनों तक पीयूष के शव के पास बैठा रहा और शव की रखवाली करता रहा। पिटबुल चाहता तो अपनी जान बचाने के लिए कहीं और जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। विकसित और पीयूष रिश्ते में मामा भांजे थे। दोनों भरमाणी मंदिर गए और मंदिर में दर्शन के बाद दोनों ऊपरी हिस्से में चले गए, जहां भारी बर्फबारी के बीच वो फंस गए। दोनों के लापता होने की सूचना पर प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन चलाया और 4 दिन के बाद जब रेस्क्यू करने वाली टीम दोनों के शव के पास पहुंची तो ये पिटबुल वहीं पर भूखा प्यासा बैठा था। रेस्क्यू करने वाली टीम एक बोरे में बंद करके हेलीकॉप्टर से इस पिटबुल को लेकर आई और जब इसे बोरे से बाहर निकाला गया तो ये चारों तरफ पीयूष को ढूंढता दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में गांव के लोग लव मैरिज से परेशान हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में गांव के ही 8 लड़के लड़कियां आपस में लव मैरिज कर चुके हैं और अब पंचायत ने एक नया फरमान सुना दिया है। पंचायत ने साफ कहा कि अगर किसी के घर का लड़का और किसी के घर की लड़की लव मैरिज करते हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उस परिवार को किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाएगा और उस परिवार को कोई भी मजदूरी पर नहीं बुलाएगा। उस परिवार को बुलाने पर भी अगर कोई बुलाएगा तो उस पर भी सामूहिक प्रतिबंध दिया जाएगा। ये मामला रतलाम के पंचेवा ग्राम पंचायत का है और ऐलान किया गया कि लव मैरिज करने वालों के घर न तो कोई पंडित पूजा कराएगा, न ही कोई दूध वाला दूध देने जाएगा। भागकर शादी करने वाले परिवार के घर ना कोई दूध देने या अन्य सामग्री देने लेने नहीं जाएगा। उक्त परिवार का खेत कोई भी लीज पर नहीं रखेगा। गांव में बढ़ती लव मैरिज की घटनाओं से कई लोगों ने अपनी बेटियों को कॉलेज भेजने पर भी पाबंदी लगा दी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भले लेके भाग गया तो कोई बात नहीं, लड़का यहाँ नहीं आना चाहिए, लड़की वो लड़का, क्योंकि माहौल खराब। इसलिए मेरी लड़की अभी खुद कॉलेज पढ़ती थी, हमने उसको बंद कर दिया। 2 लड़कियां जा रही थी कॉलेज, दोनों को बंद कर दिया। फैसला पंचों और ग्रामीणों की बैठक में लिया गया, जिसकी पूरे प्रदेश भर में चर्चा हो रही है। इधर आंध्र प्रदेश के कर्नूल से एक बदले की कहानी सामने आई है, जहां एक महिला ने एक दूसरी महिला के खिलाफ ऐसी साजिश रची कि इसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। इस डरावनी कहानी के 3 किरदार हैं। पहली वसुंधरा, दूसरी श्रावणी और तीसरा वो करुणाकर, जिससे ये दोनों प्यार करती थी। डॉक्टर करुणाकर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में तैनात हैं। इसी मेडिकल कॉलेज में वसुंधरा नर्स हैं और श्रावणी असिस्टेंट प्रोफेसर। कुछ दिन पहले तक करुणाकर और वसुंधरा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों का ब्रेकअप हुआ और फिर करुणाकर ने श्रावणी से शादी कर ली। इसी के बाद करुणाकर को पाने में नाकाम रही वसुंधरा ने खौफनाक साजिश रची और HIV वाला प्लान तैयार किया। वसुंधरा का प्लान था कि अगर श्रावणी को HIV हो जाएगा तो करुणाकर उससे दूरी बना लेगा और फिर लौटकर उसके पास आ जाएगा, और यहीं से तैयार हुई एक खतरनाक साजिश। वसुंधरा के दिमाग में ये साजिश एक फिल्म देखने के बाद आई थी, जिसमें एक नाखुश पिता अपनी बेटी को HIV का इंजेक्शन लगा देता है और इसके बाद वसुंधरा ने जो कुछ किया वो और ज्यादा डरावना था। जब श्रावणी अस्पताल से घर लौट रही थी, तभी वसुंधरा ने जानबूझकर उसके साथ सड़क हादसा करा दिया, जिसके बाद श्रावणी स्कूटी से गिर गई। श्रावणी के स्कूटी से गिरते ही वसुंधरा उसकी मदद के बहाने उसके पास पहुंची और ऑटो में बैठकर जब उसे अस्पताल ले जा रही थी, तभी श्रावणी के गले में HIV वाला इंजेक्शन लगा दिया। हालांकि श्रावणी को इस पर शक हुआ, जिसके बाद उसने तुरंत करुणाकर को इसकी जानकारी दी। मामला पुलिस तक जा पहुंचा। वसुंधरा की इस खौफनाक साजिश में उसकी सहेली ज्योति और उसके दोनों बच्चे भी शामिल थे। अब पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी नजर आए, लेकिन राहुल गांधी की सीट को लेकर कांग्रेस ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी को आगे की लाइन में नहीं बल्कि पीछे की लाइन में जगह दी गई, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई और केंद्र सरकार पर प्रोटोकॉल का पालन न करने का आरोप लगाया। सरकारी कार्यक्रम होते हैं, उसमें जो उनको उचित स्थान, उचित जगह देना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छी परंपरा नहीं है। हालांकि परेड के दौरान सफेद टी-शर्ट पहने राहुल गांधी झांकियों का अवलोकन करते नजर आए, जबकि उनके बगल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए थे। वहीं आगे की लाइन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत दूसरे लोग बैठे दिखे।
राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। अब कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी सरकार सिर्फ हीन भावना के चलते अपनी कुंठा दिखा रही है और विपक्ष के नेताओं के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। दीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी की तस्वीर शेयर की और पूछा, क्या देश के विपक्ष के नेता के साथ ऐसा व्यवहार किसी मर्यादा, परंपरा और प्रोटोकॉल के मापदंड पर खरा उतरता है? राहुल गांधी को तीसरी कतार में जगह देने पर रणदीप सुरजेवाला ने लिखा, ये केवल हीन भावना से ग्रस्त सरकार की कुंठा दिखाता है। अब पूरी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। खड़गे साहब से और राहुल गांधी जी से डर तो लगता ही है। ये तो आज सिद्ध हो गया गणतंत्र दिवस वाले दिन। क्या करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री और सरकार? उनको छुपाना चाहती है। कांग्रेस कह रही है कि जब वो सत्ता में थी तो कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया गया। It shows the mindset of the government, particularly Mr. Modi and Amit Shah, the level they are stooping low. Usually, till 2014, the first row opposition leaders, Sushma Swaraj, Arun Jaitley ji, and even L.K. Advani ji, who was not an opposition leader, was always seated there. Therefore, this is a very, very low level of politics by the government. मणिकम टैगोर ने 2014 की तस्वीर भी शेयर की, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी उसी कतार में बैठे दिखाई दिए जिसमें सोनिया गांधी और कांग्रेस के बाकी बड़े नेता बैठे थे। महाराष्ट्र के नासिक में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, लेकिन यहाँ एक सरकारी कार्यक्रम में उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब एक महिला पुलिसकर्मी ने मंत्री के भाषण पर सवाल उठा दिए। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य मंत्री गिरीश महाजन नासिक में मौजूद थे। यहाँ उन्होंने झंडारोहण किया और उसके बाद भाषण दिया, लेकिन उनके भाषण पर एक महिला पुलिसकर्मी ने ये कहते हुए सवाल उठा दिए कि मंत्री जी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र तक नहीं किया। महिला पुलिसकर्मी ने मौके पर हंगामा किया तो उसे बाहर लाया गया, लेकिन इस महिला पुलिसकर्मी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आमचे कानातुरत होते बाबासाहेबांचं नाव आता तरी भाषणातील मग तरी भाषणातील ज्या लोक संविधानाला लोकशाहीला कारणीभूत आहेत त्यांची नावं वारंवार घेतली गेली। मग जो संविधानाला कारणीभूत आहे तो प्रजासत्ताक दिनाचा जो मानकरी आहे त्याचं नाव भाषणात का नाही? इस महिला पुलिसकर्मी का नाम माधवी जाधव है, जो वन विभाग में तैनात है। इस महिला पुलिसकर्मी ने कहा कि उसे सस्पेंड भी कर दिया जाए तो भी उसे कोई डर नहीं। मला मीडियाशी घेण्याने मॅडम मला सस्पेंड केलं, मी मारूचे कार्य उपसी मी माफी काम करेन, पण बाबासाहेबांची ओळख पुसू देणार नाही, मला सस्पेंड करायचं करू शकता। मॅडम बाबासाहेबाला संपवायचं काम करायचं नाही। 26 जानेवारी 15 ऑगस्ट मध्ये मी नाही मानत, पण लोकशाही मॅडम तुम्ही सुद्धा संविधानामुळे आहात, पालकमंत्री सुद्धा पालकमंत्री संविधानामुळे आहे। कोणताही जाती भेद नाही, सगळी समानता त्यांनी दिली आहे। माधवी जाधव का गुस्सा देखकर कई और महिला पुलिसकर्मी भी वहां आ गए और माधवी जाधव का समर्थन करने लगी। बिहार के सुपौल में गणतंत्र दिवस के मौके पर एक स्कूल में हंगामा हो गया। दरअसल आरोप है कि यहां पर एक टीचर ने पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थन में नारे लगवा दिए। राष्ट्रगान के बाद सरकारी स्कूल में इसी तरह नारेबाजी हो रही थी और आरोप है कि मंसूर आलम नाम के टीचर ने जिन्ना के भी नारे लगवा दिए। जिन्ना के लिए नारेबाजी करवाने पर स्कूल के अंदर हंगामा हो गया। स्कूल के बच्चे भी कह रहे हैं कि मास्टर साहब ने पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़वाए। की काल करे मास्टर? जिन्ना 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 की नाम छे मास्टर के? मंसूर आलम छे। की काल के? पाकिस्तान में जन्नत है। विवाद बढ़ा तो स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस को शिकायती चिट्ठी लिख दी, जिसके बाद पुलिस स्कूल पहुंची और मंसूर आलम को गिरफ्तार किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने संसदीय क्षेत्र हैदराबाद में झंडारोहण किया, लेकिन केंद्रीय मंत्री और विवादित बयानबाजी करने वाले नेता गिरिराज सिंह ने इसे ढोंग बताया। असदुद्दीन ओवैसी बुलेट से एक दुकान के बाहर पहुंचे थे, जहां झंडारोहण का कार्यक्रम होना था। ओवैसी के बुलेट पर भी तिरंगा लगा हुआ था और यहां पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ झंडा फहराया बल्कि राष्ट्रगान भी गाया, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को ओवैसी का तिरंगा फहराना पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ओवैसी झंडा फहराकर राष्ट्रवादी होने का ढोंग करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। ओवैसी नौटंकी करें, पाकिस्तान को गाली दें, लेकिन ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन है और देश के लिए सबसे बड़ा घातक है तो मुसलमान और ओवैसी। उधर ओवैसी ने सोशल मीडिया पर सभी भारतीयों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और लिखा, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे संस्थापकों ने भारत को एक गणतंत्र बनाने का फैसला किया था, न कि तानाशाह
ना ही धर्मतंत्र और ना ही बहुसंख्यकवादी। पटना में नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत की जांच आज एक कदम और आगे बढ़ी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पुरुष के सीमेन की पुष्टि के बाद अब डीएनए सैंपल लिया गया है। सूत्र बताते हैं कि जहानाबाद में एफएसएल की टीम ने कुल 15 लोगों के ब्लड सैंपल लिए। इनमें संदिग्धों के साथ गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग का मालिक तो था ही, साथ में परिवार के 5 लोगों का भी सैंपल लिया गया। 15 लोगों में वो लोग भी थे जिनके नंबर छात्रा के मोबाइल पर हैं। पुलिस ने छात्रा के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकलवाकर संदिग्धों के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। तभी संदिग्धों से डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और एफएसएल रिपोर्ट से मैच किए जाएंगे। माना जा रहा है कि डीएनए रिपोर्ट से मामले में बड़ी सफलता मिलेगी और दोषियों की पहचान हो सकेगी। डीएनए सैंपलिंग के लिए माता पिता और भाइयों का सैंपल लिए जाने पर बवाल भी हो रहा है। पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव, जिन्होंने परिवार वालों के डीएनए टेस्ट को शर्मनाक बताया है। पप्पू यादव ने पुलिस वालों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, कितनी बेगैरत है बिहार पुलिस। नीट छात्रा के भाई, पिता, मामा का डीएनए टेस्ट किया। उन्हें न्याय न दे बदनाम कर रही है पुलिस। वो परिवार मेरा है। पटना के जिस प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पर सच्चाई छिपाने से लेकर लीपापोती करने तक के आरोप लगे, उसके प्रमुख खुद को अभिमन्यु बताकर बदला लेने की बात कर रहे हैं। अभिमन्यु कलयुग का एक एक का दरवाजा खोलूंगा, एक एक को जमीन में गाड़ कर नबूद कर दूंगा। छात्रा की मौत पर जिम्मेदारों ने मुंह मोड़ने का भी काम किया। बिहार के डीजीपी विनय कुमार से जांच पर सवाल हुआ तो जवाब देने की बजाय वो गाड़ी का गेट बंद कर वहां से निकल गए। खत्म हो गया, समाप्त हो गया। सर, छात्रा की मौत पे भी सर आपको पत्र लिखा। जिस लड़की की मौत हुई उसके पिता ने अब डीजीपी से कहा है कि जांच सही दिशा में नहीं जा रही। पिता ने कुछ बिंदु गिनाए जिन पर जांच करनी अभी बहुत जरूरी हो जाती है। यहां पर देखिए, पिता ने मांग की है कि हॉस्टल के मकान मालिक के पिछले दरवाजे के सीसीटीवी फुटेज की एफएसएल जांच होनी चाहिए। वहीं सड़क के सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले जाएं ताकि ये पता चले कि वहां पर किसका आना जाना था। इधर बिल्डिंग के मालिक और उनके बेटे के मोबाइल के डेटा की जांच की भी मांग हुई है। साथ में जो हॉस्टल चला रही थी वो नीलम अग्रवाल और उनके बेटे के मोबाइल की भी जांच हो। हॉस्टल में मौजूद लड़कियों के बयान लिए जाएं और उनके मोबाइल के सीडीआर की भी जांच कराई जाए। परिवार ने इलाके के थाना प्रभारी की भूमिका की भी जांच करने की मांग की है। 9 जनवरी को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने परिवार से कहा था कि बच्ची को खून जमने की दवा दी है, तो फिर बाद में नींद की दवा की वजह से मौत की बात आखिर कहां से सामने आ गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। फॉरेंसिक रिपोर्ट पे छात्रा के कपड़ों से पुरुष का सीमेन मिला। जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो अस्पताल ने परिजनों को नहीं दिए, उसकी भी जांच की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में राहगीरी आनंदोत्सव के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रदेश के सीएम मोहन यादव घोड़े से फिसल गए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाल लिया। राहगीरी आनंदोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री घोड़े पर सवार हो रहे थे, तभी घोड़ा बिदक गया, जिससे वो गिर गए। हालांकि आसपास मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तुरंत संभाल लिया, जिससे उन्हें चोट नहीं आई। गिरने के बावजूद मुख्यमंत्री का उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने फिर से घोड़े पर सवार होकर अपनी घुड़सवारी पूरी करी। राहगीरी के दौरान ही उन्होंने लाठियों से ऐसी कलाबाजी दिखाई कि देखने वाले हैरान रह गए। वे लाठियों को इतनी सहजता और कुशलता से घुमा रहे थे कि लग रहा था कि वो इस कला में माहिर खिलाड़ी हैं। उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नौवें दिन भी शंकराचार्य विवाद जारी है और शंकराचार्य बनाम योगी की लड़ाई के बीच यूपी के बरेली से एक बड़ी खबर सामने आई। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी और शंकराचार्य मामले को लेकर इस्तीफा दे दिया है। हाथ में पोस्टर लिए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की इस तस्वीर ने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि पोस्टर पर जो लिखा है वो वर्तमान में देश के अंदर सबसे बड़े विवादित मुद्दे हैं। पद से इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी पोस्टर के जरिए यूजीसी के नए नियम को काला कानून बताया। शंकराचार्य और संतों के अपमान के मुद्दों को भी उठाया। इस पोस्टर पर बाइकॉट बीजेपी और बाइकॉट ब्राह्मण एमपी एमएलए भी लिखा था। यही नहीं, एक चिट्ठी में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने लिखा, प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों के साथ मारपीट और भारत सरकार की ओर से जारी गजट में रॉलेट एक्ट जैसे यूजीसी रेगुलेशंस 2026 से आहत होकर उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा से त्यागपत्र दे रहा हूं।
अलंकार अग्निहोत्री 20 मई 2025 से बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं। आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से भी सियासी तपिश काफी बढ़ गई थी। उन्होंने शंकराचार्य विवाद के बीच बड़ा बयान दिया और कहा कि संविधान और व्यवस्था के ऊपर कोई भी नहीं, ऐसा मानना संविधान की अवमानना है। जब भी संविधान के मूल भाव को कमजोर करने की साजिश होती है तो आप इस बात को देखते होंगे कि कहीं न कहीं से इस सुगबुगाहट भी शुरू हो जाती है। संगम पर शंकराचार्य के शिविर के बाहर हंगामे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना ही कहा, कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि किसी की मनमानी नहीं चलेगी। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, ये नहीं चल सकता। देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में कानून का राज और व्यवस्था के हिसाब से शासन चलाने का दावा करते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी ही सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 9 दिनों से धरने पर बैठे शंकराचार्य को मनाने में जुटे हुए हैं। तो बस चरणों में प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, स्नान करें संगम में, और बहुत सारे जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, पूजने वाले हैं, वह इसका इंतजार कर रहे हैं। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ। केशव प्रसाद मौर्य कई बार इस तरह की अपील कर चुके हैं। बार बार प्रार्थना करने के बाद भी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद संगम तट पर धरना जारी रखे हैं। देखिए, वो भगवान शंकराचार्य हैं, मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, मानना न मानना उनका अधिकार। इस मामले पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी एक बार फिर से कहा कि शासन, संतों और शंकराचार्य को एक दूसरे से विवाद नहीं करना चाहिए। पालकी में जाकर के स्नान करें कि पैदल जाकर के स्नान करें, नॉर्मल तरीके से स्नान करें कि वीआईपी स्नान करें, भैया स्नान का पुण्य है, पालकी का पुण्य नहीं। शंकराचार्य विवाद पर बीजेपी विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य ने भी अपना पक्ष रखा है। स्वामी बाल मुकुंद ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की और कहा कि शंकराचार्य के सम्मान में कमी करने को कड़ा दंड मिले, धर्मगुरुओं का अपमान नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने राजनीतिक साजिश का अंदेशा भी जताया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से अपील करते हुए कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हम यही कहेंगे कि संवाद से इसका हल निकाला जाना चाहिए और दोनों पक्ष बैठ कर के संवाद करें ताकि सनातन का हास्य परिहास ना हो। कांग्रेस ने शंकराचार्य और बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे का मुद्दा बनाकर एक बार फिर सरकार को घेरा। जिस तरीके के कानून लोगों पर थोपे जा रहे हैं उससे आम जनमानस में भी आक्रोश है, अधिकारी वर्ग में भी आक्रोश है। इसीलिए जो अच्छे और ईमानदार अधिकारी हैं वो उत्तर प्रदेश में काम नहीं करना चाहते। उत्तराखंड की धामी सरकार 4 धाम यात्रा को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकती है। प्रदेश में चर्चा है कि यह फैसला यात्रा में गैर हिंदुओं की एंट्री से जुड़ा हुआ है और इससे लेकर सरकारी स्तर पर भी विचार विमर्श हो रहा है। उत्तराखंड में मौजूद 4 धामों को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और अब देश भर में एक सवाल चर्चा का विषय बन गया है कि क्या इन 4 धामों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगने वाली है। इस दिशा में पहला कदम गंगोत्री मंदिर समिति ने बढ़ाया है, जिसने साफ कह दिया है कि अब किसी भी गैर हिंदू को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। पूर्णतः उनके लिए, गैर हिंदू के लिए माँ भगवती गंगा का जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, वो वर्जित होगा। गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाने का फैसला रविवार को हुई श्री गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है। मंदिर समिति की ओर से जानकारी दी गई है कि ये पाबंदी सिर्फ गंगोत्री धाम पर ही नहीं बल्कि मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखबा पर भी लागू होगी। देखिए, शुरुआत गंगोत्री मंदिर समिति की तरफ से हुई और अब बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर समिति ने भी इसी दिशा में कदम उठाने की बात कही है।
समिति ने 4 धाम और उससे जुड़े हुए 48 तीर्थ स्थलों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है। समिति का कहना है कि ये पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सनातन धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है, जहां प्रवेश को नागरिक अधिकार के बजाय धार्मिक परंपरा के तौर पर देखा जाना चाहिए और स्थानीय लोग इससे सहमत हैं। मंदिर समिति ने जो फैसला लिया ये स्वागत योग्य है, क्योंकि हमारा सनातन, हमारे 4 धाम जिनके प्रति जो हिंदुओं की आस्था है, वहाँ जो है गैर हिंदू अगर जाता है तो वो जो है आस्था पे जो है वो कलंकित करता है। कहा जा रहा है कि ये फैसला सनातन परंपराओं का सम्मान करते हुए लिया जा रहा है, क्योंकि 4 धाम आस्था और साधना का केंद्र है, न कि सामान्य पर्यटन स्थल। जो ये कदम उठाया गया है ये सिर्फ एक धाम में नहीं सभी धामों में होना चाहिए। सरकार भी खुद से आगे बढ़ने की बजाय मंदिर समितियों के फैसले पर निर्भर है और साफ कह दिया है कि जो समिति तय करेगी उसी दिशा में सरकार भी आगे बढ़ेगी। तो वही उसका संचालन करते हैं। हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय सामने आने की संभावना जताई जा रही है, जिस पर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं की नजर टिकी हुई है। देखिए, जब भी गैर हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हिंदुओं को छोड़कर बाकी किसी भी दल के लोग, किसी भी धर्म के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन जमीन पर सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म को लेकर ही बात होती है और विपक्ष भी कहता है कि ऐसे फैसले एक विशेष समुदाय को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं। गैर हिंदू का मतलब ये हुआ कि मंदिर में ना तो सिख आएंगे, ना ईसाई आएंगे और ना ही वो मुसलमान आएंगे, जिनको ध्यान में रखते हुए मंदिर समिति ये फैसला ले रही है। सवाल ये है कि क्या ये नियम लागू होने के बाद कोई विदेशी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन नहीं कर पाएगा? क्या बॉलीवुड से जुड़े मुस्लिम धर्म के एक्टर या एक्ट्रेस भी 4 धाम नहीं जा पाएंगे? क्योंकि सारा अली खान और नुसरत भरूचा जैसी एक्ट्रेसेस कई बार इन धामों में दर्शन के लिए जा चुकी हैं। एक दूसरा पहलू ये कहता है कि इस नियम के लागू होने के बाद स्थानीय दुकानदारों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जो इन जगहों पर दुकान लगाते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं। और कहा जा रहा है कि ये फैसला उनको ही देखते हुए लिया जा रहा है। हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करने आते हैं, नाई का काम भी करते हैं, घोड़े खच्चर का काम करते हैं, हमें इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आए दिन उत्तराखंड में जो इनके मामले बढ़ते जा रहे हैं, अभी हमने उत्तरकाशी में देखा एक रेडी वाला जो है हमारी माँ बेटी बहनों को जो है वीडियो बना रहा था अपने फोन से। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, फूक जिहाद होता है, लव जिहाद होता है। ये लोग धंधा करने कम और यहाँ पे जो है माहौल खराब करने ज़्यादा आते हैं। अप्रैल के महीने में बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे और तभी पता चलेगा कि ये फैसला क्या रंग दिखाएगा। ओडिशा के संभलपुर के बाबू लोहार की कहानी न सिर्फ आपको भावुक करेगी बल्कि वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल कर रख देगी। बाबू लोहार का हौसला और पत्नी के प्रति उनका समर्पण किसी मिसाल से कम नहीं है। बाबू लोहार ने बीमार पत्नी को इलाज के लिए ठेले पर बिठाकर करीब 300 किलोमीटर का सफर तय कर कटक स्थित अस्पताल पहुंचाया। लकवाग्रस्त पत्नी को इलाज के लिए बाबू लोहार ने कटक ले जाने का फैसला किया, लेकिन पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने ठेले को ही एम्बुलेंस बना लिया और पैदल मारते हुए निकल पड़े। वो दिन भर ठेला खींचते और रात में खुले आसमान के नीचे आराम करते। रास्ते में किसी ने खाना खिला दिया तो खा लिए, नहीं तो भूखे पेट सो गए। इतना ही नहीं, पत्नी के इलाज के दौरान बाबू ने कटक में ठेला चलाकर और कबाड़ चुनकर गुजर बसर की। इलाज के बाद घर लौटते वक्त एक ट्रक ने उनके रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे उनकी पत्नी घायल हो गई। वहां भी घायल पत्नी का इलाज करवाया। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी ने उनकी मदद की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मदद लेने से इनकार कर दिया। इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में कुछ ऐसी चीजें हुई जो आज तक कभी नहीं हुई थी। पहली बार भारतीय सेना ने आक्रामक अंदाज में परेड की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रही पहली राष्ट्रीय परेड में सेना ने अपनी ताकत का परिचय दिया, तो भारत ने अपनी विदेश नीति को भी इस परेड के जरिए साधा। यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच होने वाली ट्रेड डील से पहले गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को चीफ गेस्ट बनाया गया। यूरोप के प्रतिनिधियों के सामने भारत ने अपना युद्ध कौशल दिखाया। एयरफोर्स की टुकड़ी मार्च कर रही थी, तभी आसमान में सिंदूर फॉर्मेशन किया गया। पाकिस्तान को हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर कैसे पटकनी, इसकी झलक सेना के इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर की झांकी में दिखी। ABP News,
आपको रखे आगे।